जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को एक और धांसू किस्म की शिकस्त दे दी है और इंडियन इतने ज़्यादा परेशान है इस वक्त कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तले इंडिया को बहुत ज़्यादा खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि इंडिया परेशान है, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और दरिया सवात अब तक 75 लोगों की जानों को निगल चुका है, खा चुका है, ख़त्म कर चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर सियाहत की क्या सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है और वफाकी गवर्नमेंट किस किस्म की भंग पी के सोई हुई है और इतना अफसोसनाक वाक़या कैसे हो गया पाकिस्तान में और हर साल ऐसा क्यों होता है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ट्रंप ने ईरान के साथ एक ऐसा मुतालबा कर दिया है कि ईरान इंतहाई परेशान हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब दिया जाए। ये किस किस्म का मुतालबा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ आज वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई है। अब इस 2/3 अक्सरियत से वफाकी हुकूमत कर क्या सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बलियों के अंदर क्या सूरत हाल है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। अगर आप ताज़ा तरीन खबरों से वाकिफ होना चाहते हैं या मालूम करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे लिंक को टच कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। हम सबसे पहले पाकिस्तान के इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाकयात की तरफ आते हैं। आज दरिया सवात के अंदर तुगयानी आई और अब तक की इतलात के मुताबिक 75 लोगों की जानें दरिया सवात खा चुका है, निगल चुका है। ये मुख्तलिफ वाकयात हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर हुए आज, क्योंकि सवात के अंदर लोग गए हुए थे तफरी के लिए और इनकी ज़्यादातर लोगों की तादाद मर्दान से थी, लाहौर से थी, फैसलाबाद से थी, सरगोदा से थी और उसके साथ साथ फिर सियालकोट से थी, फिर ये मुल्तान से थे। और इस वक्त भी सवात के अंदर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में। बार बार कह रहा हूँ कि इस मौसम में जब बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर सवात की तरफ, कागान और नारान की तरफ और फिर चित्राल की तरफ और इसके साथ साथ हुंजा और स्कर्दू की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा सियाहत के लिए जाते हैं। तो इस वक्त इन खित्तों के अंदर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। वहाँ पे इवन होटल नहीं मिलते और रेस्टोरेंटों पे खाना नहीं मिलता, इस कदर वहाँ पे रश है। तो सवात के अंदर जो सुबह लोग मौजूद थे, तो अगर आप सवात जाएँ तो सवात की मुख्तलिफ वैलीज़ के अंदर जहाँ से दरिया गुजरता है, दरिया सवात गुजरता है, उसके साथ साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स का खाना खाने के लिए दरिया के किनारे बैठ जाते हैं और कुछ ऐसे होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं जिन्होंने दरिया के अंदर चारपाइयाँ डाली होती हैं या उन्होंने दरिया के अंदर चट्टानें तराश के वहाँ पे बैठने की जगह बनाई होती है। तो आज भी मुख्तलिफ फैमिलीज़ मुख्तलिफ जगहों पे बैठी हुई थी और कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जो दरिया के दरमियान तक चले गए थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि यहाँ बैठ के नाश्ता करने का अपना मज़ा है। और जो मुकामी लोग हैं, मुकामी रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं, वो इस रुझान को बढ़ाते भी हैं क्योंकि इससे उनकी गाहकी में बहुत इजाफा होता है, उनकी जो सेल्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो इस किस्म के अगर आप देखें तो मनाजर आपको सवात के अंदर भी नज़र आते हैं और आपको नारान के अंदर भी नज़र आते हैं। लेकिन फिर सुबह ज़ाहिर है बारिशें शुरू हो गई और पहाड़ों के ऊपर पहले बारिश हुई और सवात जो शहर था उसके अंदर बारिश लेट स्टार्ट हुई। तो लोगों का ख्याल ये था कि मौसम बड़ा अच्छा है और अभी धूप नहीं निकली हुई तो हमें बाहर बैठना चाहिए, और लोग इस तरह दरिया के किनारे बैठ के और फिर अचानक ऊपर से रेले आए और इतने तेज़ी से खौफनाक तरीके से रेले आए कि उन्होंने दाएं बाएं जो तो पानी था, जहाँ दाएं बाएं जो खुश्की का इलाका था उस सबको घेर लिया और लोग इस तरह जैसे जजीरों के अंदर महसूर होकर रह जाते हैं, तो लोग महसूर होकर रह गए। और फिर ये पानी बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि जिन चट्टानों के ऊपर खड़े थे या जिन टीलों के ऊपर लोग खड़े हुए थे, बल्कि एक जगह तो ऐसी भी थी जहाँ पे बजरी से जो मुकामी लोग थे या होटल के लोग थे, रेस्टोरेंट वाले लोग थे, उन्होंने एक छोटा सा जजीरा बनाया हुआ था और उसके ऊपर लोगों के लिए कुर्सियाँ रखी हुई थी, टेबल रखी हुई थी और लोग वहाँ पर जाके बैठ के नाश्ता करते थे या खाना खाते थे। तो वो सारी जगह जो थी वो फौरी तौर पे फिल हो गई और पानी के रेले में इजाफा होता चला गया। मुकामी लोगों को मदद के लिए ये लोग पुकारते रहे,
लेकिन ज़ाहिर मुकामी लोग के पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था कि ये इन लोगों की जान बचा सकते। लिहाजा लोग तस्वीरें खींचते रह गए, लोगों ने वीडियो बनाते रह गए और लोग वीडियो बना बना के थक गए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँचा कि इन लोगों को रेस्क्यू कर सके। और यूं 75 के करीब हलाकतें इस वक्त तक हो चुकी हैं, जबकि मुसलसल पानी पड़ने से बहुत सारे इलाकों के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मकामात हैं जहां पे खवातीन और बच्चों समेत 75 लोग पानी के अंदर बह गए हैं, जिनमें से 10 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि 55 लोगों को रेस्क्यू किया गया और ये मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया है। उनके पास बड़े बड़े लंबे लंबे उनके पास रस्से थे और फिर कुछ लोगों ने चादरें जोड़ के एक दूसरे के साथ एक रस्सा टाइप बनाया और फिर इसको मुकामी लोग जो थे वो टापू तक लेके गए और फिर लोगों को बांध बांध के खींच खींच के ये लोग लेकर आए। फिर रेस्क्यू की जो टीमें थी वो भी पहुंची, लेकिन उस वक्त तक बहुत ज़्यादा नुकसान सवात के अंदर हो चुका था। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इतनी शानदार है और वहाँ पे हालात इतने अच्छे हैं, तो हर साल बारिशों में वहाँ लोग क्यों बह जाते हैं और क्यों इतनी ट्रेजिडीज़ होती हैं वहाँ पे और ट्रेजिक डेथ्स होती हैं। क्योंकि आज तक ना वफाकी गवर्नमेंट और ना ही सूबाई हुकूमत ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसमें सियाहों की जान को बचाया जा सके। अब सवाल फिर वही है कि जब पंजाब से लोग जाते हैं तो उनको एहतियात क्यों नहीं करनी चाहिए। वही ट्रेजेडी है कि लोग ट्रेजेडी से सीखते नहीं हैं। लोग हर बार ये समझते हैं कि जो लोग मारे गए हैं, जो पानी में डूब गए थे, वो बेवकूफ़ थे और हम बहुत ही समझदार हैं और हम अगर किनारे पे बैठे होंगे या दरिया के अंदर बैठे होंगे तो मौत हमें छू कर गुजर जाएगी या वो छूने की जरूरत नहीं करेगी और दूसरे लोग जो मर गए थे वो सब बेवकूफ़ थे। यही एक सोच है जो हमाकतों पे, बेवकूफ़ियों पर लोगों को उभारती है और लोग दरिया में इतनी दूर तक चले जाते हैं कि अल्टीमेटली वो भी इस मौत का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तफरी ज़रूर करें, लेकिन अपने डिफेंस का और अपनी जान का ख्याल भी रखें और अपनी सिक्योरिटी का भी ख़ास ख्याल रखें। आप अपने बच्चों को साथ लेके जाएँ, लेकिन बच्चों को इतना दूर ना ले जाएं, पानी के करीब इतना न खड़ा करें कि रेला आए और उसमें आपके बच्चों को नुकसान हो जाए। दूसरा, ये जो सेल्फीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो रहा है, इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को एहसास है, ना गवर्नमेंट को एहसास है, ना फैमिलीज़ को एहसास है, ना ही लोगों को एहसास है। भाई, तस्वीर जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, को खुदा खौफी करें। अगर टिकटॉक पे तस्वीर नहीं लगेगी आपकी या इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी स्टोरी नहीं लगेगी, रील नहीं लगेगी, तो क़यामत नहीं आएगी। या फेसबुक के ऊपर अगर आप दरिया के अंदर मछलियां पकड़ते हो अपनी तस्वीरें नहीं लगा पाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन ये जो आप हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह आपकी जानें जा रही हैं, उससे आपकी फैमिली के ऊपर क़यामत टूट रही है। कोई खुदा खौफी करें और इस रुझान को रोकें, अपने आप को भी रोकें और दूसरे लोगों को भी समझाएं कि ये जो मौत का खेल है, इसको बंद होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, अगर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत सियाहों की मदद नहीं कर सकती, उनकी जान की हिफाजत नहीं कर सकती, तो फिर टूरिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। जब आप फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते तो फिर आप किस की बुनियाद पे आप प्राइड लेते हैं, किस बुनियाद पे आप ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को परवान चढ़ा रहे हैं। भाई, इस तरह नहीं चढ़ती कि हर साल लोग मारे जाते हैं और उनकी फैमिलियाँ मारी जाती हैं, पूरा पूरा ख़ानदान लुक़मा अजल बन जाता है। जैसे कि एक सियालकोट की फैमिली, उसके 18 लोग बह गए पानी में। खुद अंदाज़ा लगाएं कि पूरा जो घर था, पूरा जो ख़ानदान था, वो कब्रिस्तान बन गया या वो मौत का लुकमा बन गया। तो इसको सियाहत तो नहीं कहा जा सकता, इसको हमाकत कहा जा सकता है, फैमिलीज़ की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब मैं देख रहा था कि गंडापुर साहब ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको मुअत्तल कर दिया। तो इस मुअत्तली का क्या फ़ायदा जब आप लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, लोगों की जानें नहीं बचा पा रहे। तो इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स रखे हुए हैं, हज़ारों लोगों को अरबों रुपए तनख्वाह देते हैं, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो इनमें से किसी के पास इतनी अहलियत नहीं होती, ना मशीनरी होती है, ना कोई मैकेनिज़्म होता है कि लोगों की जान बचा सकें। तो जब आप जान नहीं बचा सकते तो फिर लोगों को क्यों आप प्रमोट करते हैं कि वो आगे बढ़ें और सियाहत में जाके अपनी जान गंवाएं। तो आप सैर व तफरी ज़रूर करें, लेकिन अपनी जान का ख्याल रखें। कुछ मैकेनिज़्म बना लें। अगर गवर्नमेंट नहीं बना ली तो आप ये फैसला कर लें कि हमने तफरी के लिए जाना है, तो ये वो काम है जो हमने नहीं करना। तो ये फैसला करें ताकि आपके बच्चे भी महफूज रहें और आप भी महफूज रहें। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक हरकत है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। 7 मकामात पे 7 किस्म के वाक़यात हुए, जबकि धड़ाधड़ ये वाक़यात अभी सामने पेश होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इंतकाल करने वाले या बह जाने वाले लोग हैं उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। साथ ही गवर्नमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दी है। अल्लाह करे कि मज़ीद कोई बुरी इतला ना आए, लेकिन जिस किस्म के हालात इस वक्त सवात में बन चुके हैं, मुझे लगता है कि इंतकाल करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होगा।
लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक और इंतहाई संगदलाना एक्ट क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी तक लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाई। अब मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जागना चाहिए और सूबाई गवर्नमेंट को भी जागना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान की मदद भी लेनी चाहिए, जो मुझे इतलात मिल रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान को तलब कर लिया गया है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर फ़ौज नहीं आके सारे मसले हल करने हैं तो फिर आप किस मर्ज़ की दवा हैं, सोचिए और अपने गिरबान में झांकिए। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से हुकूमती इत्तेहाद 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो गया। अब हुकूमती इत्तेहाद के जो टोटल इस वक्त अरकान है कौमी असम्बली के अंदर, उनकी तादाद 237 हो चुकी है। मुस्लिम लीग के 110 अरकान हो गए और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 70 हो गए हैं और MKM के 22 हैं और काफ लीग के 5 हैं। अब इनके अंदर सीटें, ये पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अब जब ये फैसला आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 15 सीटें और मिल गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 सीटें और मिल गई हैं, JUI को 3 सीटें मिल गई हैं और इस तरह ये सब अगर मिलाए जाएँ तो तकरीबन 237 क्या बनता है, जबकि 2/3 मेजॉरिटी के लिए 224 अरकान चाहिए थे। तो अब हुकूमती इत्तेहाद के पास 237 अरकान हैं, लिहाजा ये कोई भी बिल पास कर सकते हैं। अब अगर इन्हें किसी को एक्सटेंशन देनी हो या फिर अदलिया को मज़ीद उसको महदूद करना हो या कोई बड़ा फ़ैसला करना हो तो हुकूमत का इत्तेहाद बड़ी आसानी से कर लेगा। अब इसे 26वीं तरमीम की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं तोड़ने पड़ेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नतें नहीं करना पड़ेंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नतों से आज़ाद हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का जो अमल था उससे भी मेरा ख्याल है हुकूमत अपने आप को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गई है। अब अपोजिशन जो है इसके पास टोटल 100 लोग हैं, 100 उनके पास सीटें हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के 80 कौमी असम्बली के अरकान बनते हैं, PTI के 8 बनते हैं और ये PTI और सुन्नी इत्तेहाद ज़ाहिर दोनों एक ही हैं और JUI के भी 8 बनते हैं। तो अब इस तरह मिल मिला के तकरीबन कहा जाता है कि 100 के करीब लोग हैं इनके पास, लेकिन जो ज़ाहिर है अब अपोजिशन इतनी तगड़ी नहीं रही जितनी गवर्नमेंट का इत्तेहाद तगड़ा हो गया। अब आने वाले दिनों में कोई भी कानून पास होगा, कोई भी आइन के अंदर तरमीम होगी तो ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे जाना पड़ेगा किसी को, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुला के उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलमोस्ट जान छुड़वा ली है हुकूमती इत्तेहाद ने। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ आवाम में जाएंगे और एहतजाज करेंगे। अब ज़ाहिर है एहतजाज के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन भी इतने खुले हुए नहीं हैं कि ये कहा जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज अब कामयाब होगा। अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक नहीं चला सके तो ये तो छोटा सा मामला है, इसके लिए आवाम को किस तरह मोबिलाइज करेगी। तो बहुत ज़्यादा होपफुल किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब नहीं है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एक अजीब मुतालबा किया है और इसने पूरी ईरानी गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। मुतालबा ये है कि जिन जौहरी तनसीबात के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, अब अमेरिका ये चाहता है कि उसका मुआयना किया जाए और उसकी लाइव फुटेज जो है पूरी दुनिया को दिखाई जाए और साथ अमेरिका के उन शहरियों को भी दिखाई जाए जो ये समझते हैं कि अमेरिका के जो बम हैं वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुए और ईरान का जो जौहरी प्लांट है वो डैमेज नहीं हुआ। तो वो अपने मीडिया को मुतमईन करने के लिए, पूरी दुनिया को मुतमईन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा कर दिया है कि ईरान को चाहिए कि वो जौहरी तनसीबात का मुआयना करवाए और साथ ही उसने कहा है कि अगर हमें नहीं करवाया जाता तो जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनका काम ही ये है कि जौहरी तवानाई के प्रोजेक्ट की पड़ताल कर सके, यानी कि IAEA, तो IAEA को इजाज़त दी जाए कि वो जौहरी तनसीबात का बाकायदा जाके मुआयना कर सके। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे और अमेरिका को साफ इनकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये ईरान की बाकायदा बेइज्जती भी है और ईरान नहीं चाहता कि इंटरनेशनल बॉडी आए और उसकी जौहरी तनसीबात का मुताला कर सके, क्योंकि ईरान का ख्याल ये है कि अगर ये लोग एक मरतबा आ गए तो फिर जो हमारे पास रहा सा स्ट्रक्चर है उसको भी अमेरिका तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो कोई ऐसे आसार नहीं छोड़ना चाहते, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल बॉडीज़ के हवाले नहीं करना चाहते कि जिसकी बुनियाद पे कल दोबारा ईरान की आर्म ट्विस्टिंग की जा सके। तो अब ये इसी जो मामला है इसको टाला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इंटरनेशनल बॉडी किसी तरीके से भी ईरान के अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में इस मुतालबे में ज़्यादा ज़ोर पैदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इस तरह किसी न किसी तरीके से ये मामला हल करवा सकें। इसके साथ साथ अमेरिका ने क्योंकि अमदाद की ऑफ़र भी कर दी है ईरान को कि $30 बिलियन हम आपको देंगे और आप ताकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, और ये मेरा ख्याल एक ट्रैप है ईरान के लिए
कि ईरान हामी भर ले और उसके बाद अमेरिका और ईरान के ऐसे ताल्लुकात बन जाएं कि कल को जो अमेरिकन हैं वो दाखिल हो सकें अंदर ईरान के, और अगर वह एक मरतबा ईरान के अंदर दाखिल हो गए तो ईरान का जो रहा सहा स्ट्रक्चर है, जो रहे सहे उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सब को ख़त्म करने में अमेरिका एक कलीदी किरदार अदा करेगा। अमेरिकन कतई नहीं चाहते कि ईरान किसी तरीके से भी जोहरी तनसीबात को कायम कर सके दोबारा, या जोहरी तवानाई हासिल कर सके या एटम बम बना सके। तो अमेरिका का और इसराइल का दोनों का जॉइंट वेंचर है कि ईरान को हर सूरत हमने इस किस्म की सूरत हाल से या इस किस्म की अचीवमेंट से दूर रखना है। अब देखते हैं कि ईरानी कितने स्मार्ट हैं, वो किस तरह धूल झोंक इन सब की आंखों में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान ने आज इंडिया को एक और शिकस्त दे दी है और बड़ी खौफनाक शिकस्त हुई है, और मेरा ख्याल है अब इंडिया के लिए डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के ख़िलाफ़ जो इकदाम किया था इंडिया ने, उसके ख़िलाफ़ ये आलमी अदालतें सालसी में चले गए हैं। सालसी की आलमी एक अदालत है डन हेग में, वहाँ पे पाकिस्तान ने अपील की थी 27 जून को, यानी कि आज उसका फ़ैसला आ गया है और आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है और इंडिया को फौरी तौर पे कहा है कि आप पानी जारी रखें, जारी करें पाकिस्तान का। आप अपने तौर पे इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ़ैसला था वर्ल्ड बैंक की तरफ से जब ये ट्रीटी हुआ था, सिंध तास मुआहिदा हुआ था, तो उसमें ये दर्ज था कि जब तक दोनों फ़रीक़ैन राज़ी नहीं होंगे उस वक्त तक ये मामला जो है उसके अंदर से या इस प्रोजेक्ट के अंदर से या इस मुआहदे के अंदर से कोई एक फरीक नहीं निकल सकता। और इंडिया ने 22 अप्रैल के पहलगाम के वाक़े के बाद 23 अप्रैल को ये मुआहदा अपने तौर पे मनसूख कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, जो किसी तरीके से भी इंडिया के पास इसका इख्तियार नहीं है। तो इंडिया से कहा है कि फौरी तौर पर आप पाकिस्तान का पानी जारी करें और आप पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते, और अगर ये रोका गया तो फिर आलमी जो कुव्वतें हैं वो इस पानी को जारी करवाएंगी। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। और थोड़ा सा मैं तफसील ये भी बताता चलूँ कि 16 मई को इसी सालसी अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन से जवाब तलब किया था। इंडिया का जवाब भी आया था और पाकिस्तान का जवाब भी आया। तो इंडियन जो जवाब हैं उससे आलमी सालसी अदालत मुतमईन नहीं हुई और पाकिस्तान के जवाब को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो मेरा ख्याल है ये एक और किस्म की शिकस्त है और इस मरतबा भी इंडिया का मुंह काला हुआ है, और ये जो मुंह काला हुआ है अब डन हैग दी हैग के अंदर हुआ है। तो अब आलमी सालसी अदालत के सामने भी इंडिया परेशान बैठा हुआ है और इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। अगर आप इनका मीडिया देखें तो वो अफसोस से अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि ये आपने किया क्या, आप हर जगह क्यों नाकाम हो रहे हैं और पाकिस्तान हर जगह क्यों कामयाब हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सफारतकारी में मार खा रहे हैं, हम अपने रिलेशंस में मार खा रहे हैं, और जो हमारा मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है डूब मरने का मुकाम है इंडिया के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। और जो कल मैंने आपसे कहा था कि मेरा ख्याल है बुरे सितारे हैं नरेंद्र मोदी के, कि हर जगह पे जहाँ पे वो कदम रखता है बुरी तरह उसको शिकस्त होती है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कुदरत इंडिया के साथ मज़ीद क्या करती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।